चलो बच्चों, एक बार फिर से सबको नमस्कार। अपन नया चैप्टर आप लोगों के साथ लेकर के आए हैं। ये जो नया चैप्टर है ये कक्षा 8वीं का पहला अध्याय है, ठीक है। और चैप्टर का नाम क्या है? वर्ग एवं घन। वर्ग यानी किसी संख्या का जब आपस में दो बार गुणा करते हैं तो वर्ग संख्या होती है, मिलती है। और घन मतलब जब किसी संख्या का आपस में 3 बार गुणा करते हैं तो घन संख्या मिलती है। और विस्तार से अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो वर्ग एवं घन। तो जब हम वर्ग पढ़ेंगे तो हम वर्गमूल को भी जानेंगे। वर्ग मतलब स्क्वायर और वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट। घन मतलब क्यूब और क्यूब रूट मतलब घन, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या चीज है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये जो चैप्टर है इसको अपन 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और दूसरे पार्ट में क्यूब और क्यूब रूट यानी घन या घन, ठीक है। तो जो वर्ग और वर्गमूल हमको पढ़ना है तो उसमें सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है कि वर्ग संख्याएं होती क्या है, वर्ग संख्याएं किसको बोलते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान। हम कैसे जानेंगे कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, क्योंकि आपको जब परीक्षा दिलाएंगे तो देगा दिए गए विकल्पों में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, वो जानेंगे कैसे। या कोई संख्या दे देगा वर्गमूल की और बोलेगा ये किस संख्या का वर्ग है, ठीक है, ये इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें। तो इसको जानने के लिए हमको उसकी समझ बननी चाहिए कि हम कैसे समझेंगे। दूसरा अभाज्य गुणनखंड, फ्रैक्शन करते हैं अपन, उसका गुणनखंड निकालते हैं। तो गुणनखंड निकालना कैसे होता है, क्या नियम ध्यान रखते हैं गुणनखंड निकालने के दरमियान, तो ये चीज देखेंगे। फिर पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुण, उनके गुण क्या होते हैं, ठीक है। इसके जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, स्क्वायर संख्याएं होती हैं, उनके गुण क्या होते हैं। फिर हम इसमें क्या जानेंगे, पाइथागोरिक ट्रिक। पाइथागोरिक ट्रिक क्या होता है, पाइथागोरस नियम नहीं बोल रहा हूं। पाइथागोरस नियम जो होता है वो इसमें लगता है 90 डिग्री के समकोण त्रिभुज में लगता है। हम यहाँ संख्याओं की बात कर रहे हैं तो संख्याओं में उसको क्या कहते हैं, पाइथागोरिक ट्रिक बोला जाता है। उसके अलावा संख्याओं से पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनाएंगे, कौन सी संख्या को गुणा कर दें या कौन सी संख्या को जोड़ दें कि वो पूर्ण वर्ग एक स्क्वायर संख्या बन जाए, ठीक है। तो हम केवल इतना पढ़ेंगे। और दूसरे टॉपिक में हम घन संख्याएं, घन संख्याओं की पहचान करना, वर्गमूल, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो ये जो हम चीजें इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो पहले चैप्टर में जो हम आते हैं तो चलिए शुरू करते हैं वर्ग संख्याएं। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी कि वर्ग संख्याएं होती क्या है। तो देखिए वर्ग संख्या, तो वर्ग संख्याएं, ये जो वर्ग संख्याएं हैं यह स्क्वायर नंबर्स हैं। तो ये क्या होते हैं, तो वर्ग को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। जब किसी संख्या में, यहां पर क्या दे रहा है डिफिनेशन में, कि जब किसी संख्या में, जब किसी संख्या को स्वयं से गुणा किया जाता है, जब किसी संख्या का गुणा स्वयं से किया जाता है तो गुणनफल जो मिलता है उस संख्या का वर्ग कहलाता है, ठीक है। मतलब जब किसी संख्या में स्वयं का गुणा करते जो प्राप्त होगा उत्तर, वही क्या कहलाएगा, वर्ग संख्या कहलाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो 7 एक संख्या है जिसे स्वयं से गुणा करने पर, तो 7 का स्वयं से गुणा करेंगे यानी क्या हो जाएगा, 7 × 7 यानी कितना मिला, 49। ये क्या हो जाएगी, वर्ग संख्या हो जाएगी। और 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। वर्ग को हम कैसे दर्शाते हैं, 7 की घात 2। इसमें ये 7 क्या है, आधार है, और 2 क्या है, घात है। तो घात में किसी संख्या के जब 2 होता है तो वो वर्ग संख्या का निर्माण करता है, ठीक है। आगे इसी में हम जाए तो अतः 7 का वर्ग कितना होगा, 49। तो आपको मैंने बोला है कि 1 से 50 तक का वर्ग संख्या ज्ञात कर लो, वर्ग ज्ञात कर लो। जैसे 7 का 49, 8 का 64, 9 का 10 का 11 का 12 का 13 का 14, 18, 334,
ऐसा करके आप लोग क्या याद कर लो, वर्ग संख्या याद कर लो। याद रहेगा तो जैसे ही प्रश्न आएगा आप फट से देखो, अरे इसका वर्ग है, ये इसका वर्ग है, तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा। तो वर्ग संख्या जो मिलेगी उसका उल्टा क्या होता है, वर्गमूल। जैसे 64 का वर्गमूल 8, 49 का वर्गमूल 7। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। अब आगे देखें, यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति किसको बोलते हैं, आड़ा जो होता है। मतलब यहाँ पे अगर अपन बात करें, ये जो है ये क्या है, पंक्ति है, और ये क्या है, स्तंभ है। जो खड़ा रहता है उसको स्तंभ बोलते हैं, जो आड़ा रहता है उसको पंक्ति बोलते हैं। ये पंक्ति और स्तंभ में समान संख्या में बिंदु लेकर, तो देखो इधर जितने बिंदु लिए उतने ही स्तंभ में बिंदु लिए और सबको बराबर की, तो कुल बिंदु कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 है ना। अब इस 25 में यहाँ पे बिंदु में आड़े में कितने बिंदु है, 5, खड़े में भी कितने बिंदु, 5। तो हमने आड़े और खड़े दोनों को मिला के कितने बिंदु लिए, 5। तो कुल बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, 25। तो यही 5 जो है, आड़े में जो 5 है और खड़े में जो 5 है, तो 5 × 5 25। तो 2 बार लिखने की वजह हमने केवल क्या लिखा, 5, और 5 का वर्ग 25, 4 का 16, यहाँ कितना आ जाएगा, 16। अब यहाँ पे 9 है, यहाँ कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यहाँ पे बनाया गया पैटर्न में बिंदुओं की कुल संख्या, तो 9 बिंदु कुल है अगर, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 3, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 था तो कितने बिंदु हुए कुल, 25। यहाँ पे 4 था तो कुल बिंदु कितने हुए, 16। यहाँ कुल बिंदु कितने, 9। यहाँ क्या होना चाहिए संख्या, 3। अब ये 49 है, यहाँ क्या होना चाहिए, 7। अब यहाँ 8 है, यहाँ क्या होना चाहिए, 64 होना चाहिए। आ रहा समझ में, यहाँ पे आड़े और खड़े में जो बिंदुओं की संख्या होगी उसी को ये पैटर्न बोल रहा है कि ऐसा पैटर्न बनेगा। ये 5 और ये 5, तो दोनों का गुणा कर देंगे तो 5 × 5 = 25, यानी आड़े में 5 खड़े में 5, जब समान नंबर हो तब वो कुल बिंदुओं की संख्या यहाँ पे बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसी तरह 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 इत्यादि क्या है, वर्ग संख्या। तो जैसे 81 देखे हमने तो हमारे दिमाग क्या क्लिक होना चाहिए, तो 64 देखे तो, 49 देखे तो, 36 देखे तो, 144 देखे तो, 196 देखे तो, 256 देखे तो, 16, क्योंकि 16 का वर्ग कितना होता है, आ रहा समझ में। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद ये जो है, ये मैंने आपको भेजा है ग्रुप में, एक बार और भेजूंगा। ये यहाँ पे मैंने, ये आपको जहां पढ़ते हैं उस टेबल के सामने इसका प्रिंट आउट निकाल के चस्पा करो। रोज शाम को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद रोज देखोगे ना, तो जैसे एक का वर्ग कितना होता है, 1, 2 का कितना होता है, 4, 3 का कितना होता है, ऐसा करके ये आपका 40 तक का है, याद हो जाएगा। और पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कैसे करें, कोई संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, कैसे पहचानेंगे, तो देखो पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करें। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कैसे करेंगे, तो देखो इसमें एक प्राकृत संख्या एक पूर्ण वर्ग कहलाती है यदि वह किसी प्राकृत संख्या का वर्ग है। जैसे m, तो m का वर्ग क्या होगा, ये होगा। तो m एक वर्ग है जहां m एक प्राकृत संख्या है, m एक पूर्ण वर्ग क्यों है, ये ठीक है। एक पूर्ण वर्ग की इकाई का अंक केवल, अब एक ध्यान रखना, कोई भी संख्या वर्ग संख्या है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, तो उसकी इकाई का जो अंक, मान लो जितने भी है, जैसे 2 का कितना होता है, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। अब इन सब का इकाई का, तो इसमें तो एक ही अंक है, इसमें भी एक ही अंक है, इसमें भी, यहाँ पे इकाई का अंक ये होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 9 होगा, ये 4 होगा, ये 1। ठीक है,
अब क्या बोला है, एक पूर्ण वर्ग की इकाई का अंक केवल क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। 0 क्यों, 10 का कितना होता है 100, तो ये इकाई का 0 है। फिर या तो 1 हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है 4 हो सकता है, और 5 हो सकता है, 25 वाला, उसके 6 हो सकता है, 6 वाला जो 36, 6 का स्क्वायर 36, और क्या हो सकता है 9 हो सकता है। उस संख्या का वर्ग जिसकी इकाई का क्या हो, इनमें से कोई, तो वो क्या हो सकता है, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। अब इसके अलावा अगर किसी में 3 है इकाई में तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, और 7 है तो वो भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, और क्या हो सकता है, देखो टोटल दार्शनिक संख्याओं में 10 संख्याओं के बारे में जानते हैं, ठीक, 1 2 3 4 5 और एक कितनी हो गई 6, यानी कौन कौन सी संख्याएं इसमें नहीं हो सकती, 2 है क्या इसमें, तो अगर किसी संख्या की इकाई में 2 है यानी वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। किसी संख्या की इकाई में अगर 3 है तो वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और अगर किसी की इकाई के उसमें 7 है तो वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और अगर किसी संख्या की इकाई में 8 है तो वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मतलब जो दार्शनिक प्रणाली में हम 10 संख्याएं जानते हैं उनमें से किसी की इकाई में अगर केवल ये संख्या है 0 1 4 5 6 9 तो ही वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर इसके अलावा 2 है 3 है आपका 7 है और 8 है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। समझ में आ रहा है, देख लो जितनी संख्या इधर दिख रही है उसमें आपको 2 दिख रहा है, किसी में 3 दिख रहा है, किसी में इकाई में 7 दिख रहा है और 8 नहीं, तो 4 अंक आपको दिखाई दिए अगर मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, ठीक है। अब जैसे इसी में और आगे बढ़ते हैं तो ये जैसे संख्या का इकाई का अंक यदि 1 या 9 है तो वर्ग की इकाई का अंक क्या होगा, 1 का वर्ग भी 1 होता है, 9 का वर्ग 81, उसका भी इकाई का अंक 1 होता है। उसके अलावा मैं आपको किसी संख्या की इकाई का अंक कैसे निकालते हैं वो चीज बात में बताऊंगा, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक वर्ग है तो वर्ग के प्रश्नों पर ही ध्यान देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, संख्या का इकाई का अंक यदि 2 या 8 तो 2 और 8 है तो वर्ग का इकाई का अंक क्या होता है 4 होता है। जैसे 2 का वर्ग 4 तो इकाई का अंक 4 ही है, एक अंक की संख्या है, और 8 का वर्ग 64 उसका इकाई का अंक 4, 1 और 9 है तो इकाई का अंक क्या होगा 1, और 2 और 4 है तो 2 और 4 है 4, 2 और 8 है तो 4 है। उसके बाद संख्या का इकाई का अंक यदि 3 या 7 तो 9 होगा, क्योंकि 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 50, तो अगर 3 या 7 है इकाई का अंक किसी संख्या का तो उसका वर्ग क्या होगा, वर्ग में जो बनेगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा 9 होगा। अब देखो संख्या का इकाई का अंक यदि 4 या 6 हो तो वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा 6, 4 का वर्ग कितना होता है 16, इकाई का अंक है 6, 6 का वर्ग कितना होता है 36, इकाई का अंक है 6, ठीक। संख्या का इकाई का अंक यदि 5 है तो वर्ग की इकाई का अंक भी क्या होगा 5 होगा। अब देखो यहाँ ये दिया हुआ है संख्याएं और वर्ग इत्यादि क्या है, जैसे 15 का वर्ग कितना है 225, 7 का वर्ग कितना है 49, 8 का वर्ग कितना है 64, ये सब क्या है वर्ग संख्या, समझ में। अब इसी में अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है तो ए ऑप्शन दे दिया, ए दे दे 42, बी दे दे 49, सी दे दे 85 और डी दे दे 100। ये तो मैंने आपको सरल दे दिया क्योंकि आपको याद है वर्ग संख्या। अगर मैं बड़ी संख्याएं दे देता तो कैसे पहचानना है, तो मैंने क्या बताया कौन कौन सी वर्ग संख्या नहीं होगी, अगर इकाई में 2 है 3 है 7 है और 8। यहाँ पे देखो इन संख्याएं ये 2 3 या 7 8 जिसके भी इकाई के अंक में है वो वर्ग संख्या नहीं, और इसके अलावा जो अदर अंक होंगे वो होती है। जैसे देखो 2 इसमें है इकाई का, ये वर्ग संख्या नहीं, सीधा निशान लगा देना आगे बढ़ जाओ, क्योंकि देखो इसमें क्या है 9, इन तीनों में से कोई है क्या,
इसके इकाई में क्या है 1। और कौन कौन सी संख्या वर्ग संख्या होती है उसके लिए क्या क्या होना चाहिए इकाई में, या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 4 हो, या तो 5 हो, या तो 6 हो, या तो 9। अगर ये संख्या है किसी संख्या की इकाई में तो मतलब उसके वर्ग होने की संभावना है, वो वर्ग हो। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आ जाए तो कैसे बनाना है, तो ये दो चीजें याद रखना, इसके इकाई में क्या क्या अंक हो कि वो संख्या वर्ग नहीं होगी, और कौन कौन से अंकों के होने पर वर्ग संख्या हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे जो दिया है अभाज्य गुणनखंड की विधि, कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याएं जानते हो, ऐसी संख्याएं जिनका स्वयं से भाग जाता है, अन्य किसी संख्या से नहीं जाता। अभाज्य संख्याएं या तो क्या बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब देखो जैसे 30 का गुणनखंड क्या होगा, तो 30 चूंकि छोटी संख्या है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि सीधा सीधा ऐसा निकालें गुणनखंड, यहाँ देखो 2 × 3 × 5 पूरे को गुणा करो तो कितना हो जाएगा 30। लेकिन इसके सबसे छोटे ऐसे मतलब नंबर्स में उसको तोड़ना है फैक्टर्स में, जो कि उसके सबसे छोटे अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, और इनको 30 को हमने तोड़ के कैसा बना दिया, ऐसा बना दिया, ये कहलाता है अभाज्य गुणन। वैसे ही आपका 81 का, तो 81 को हमने कैसे तोड़ दिया, ऐसे तोड़े। अब अभाज्य गुणनखंड हमको निकालना है किसी भी संख्या का, तो हम कैसे करें, तो हमको अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या का अगर निकालना है तो ये जो नियम दिए हुए हैं ना, इन नियमों को जिसको जानकारी होगी वो कोई भी निकाले। अब जैसे यहाँ पे ये हमको किसका निकालना है 30 का, मान 30 का जब हम निकालते हैं तो ये ऐसा करके लिखते हैं हम लोग, ऐसे बताया ना हमको। अब क्या करते हैं, तो सबसे सर्वप्रथम संख्याओं का इकाई अंक देखते हैं, और संख्या का इकाई अंक क्या है 0 है, ये है इकाई अंक। सबसे पहले क्या करना है इकाई अंक देखना। अब इकाई अंक देखने के बाद ये देखना है कि क्या वो सम है कि विषम। ठीक है, सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो यहाँ पे इकाई अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो क्या कहलाता है सम संख्या। पूरी संख्या क्या कहलाएगी सम संख्या। तो यहाँ यही बोला है कि सबसे पहले क्या करो भाई इकाई का अंक देखो। इकाई का अंक देखने के बाद क्या करना है कि क्या वो सम संख्या है कि विषम है। अगर सम संख्या, क्या बोल रहा है अगला, यदि इकाई का अंक सम संख्या 2, 4, 6, 8 और 0 तो किससे भाग देना है 2 से भाग देना है। और अगर कोई संख्या विषम है, यदि इकाई का अंक 0 या 5, पहली बात तो ये देखना कि विषम संख्या हो, और विषम संख्या के बाद अगर इकाई के अंक में 0 और 5 हो, तो अगर किसी संख्या के इकाई में 0 और 5 है तो किससे भाग देते हैं 5 से भाग देते हैं। और उसके अलावा फिर क्या बोल रहे हैं भागफल लिखेंगे। यदि इकाई का अंक विषम है तो सर्वप्रथम अभाज्य या विषम संख्या की पहचान करेंगे। यदि अभाज्य संख्या है तो उसी संख्या से भाग देकर भागफल लिखेंगे। अगर विषम संख्या निकल रही 0, 5 के अलावा कोई अन्य विषम संख्या है, ये देखना है कि क्या वो अभाज्य संख्या है। अगर वो अभाज्य संख्या होगी तो और किसी संख्या से उसका भाग नहीं जाएगा, उसी संख्या से भाग देना। और अगर वो अभाज्य संख्या नहीं है, विषम संख्या है, तब फिर क्या करना है, यदि विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 है तो 3, 7, 9, 11, 13 जैसी विषम संख्याओं से भाग देकर भागफल लिखेंगे। नोट, ज्यादातर 3 से भाग जाता है, तो शुरुआत विषम संख्या की रहेगी तो 3 से भाग देकर के देखना है जब तक उसका भाग जाए। ठीक है, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या से ही भाग देना, तो वो 2 भी हो सकती है और वो 3 भी हो सकती है। ठीक है, फिर क्या बोला है आगे भी यही कार्य जारी रहेगा जब तक आने वाला भागफल 1 ना हो जाए। अब जैसे ये है, यहाँ तो ये सम संख्या तो है, तो सम संख्या की स्थिति में किससे भाग देते हैं 2 से। लेकिन एक और बोला हूं मैंने कि अगर इकाई का अंक 0 और 5 हो तो किससे भाग देंगे 5 से। तो 0 है तो 2 से भाग देने के बजाय हम क्या करते हैं 5 से भाग देते हैं। या क्रम से अगर भाग देना है तो कोई दिक्कत नहीं, सम 0 है 2 से भाग दीजिए तो 2 से भाग देंगे। अब क्या ध्यान देना है यहाँ पे भाग देते समय कि नीचे में हमको क्या लिखना रहता है भागफल लिखना रहता है। ठीक है,
जितनी बार भाग देने पर वो संख्या ऊपर वाली का पूरा पूरा विभाजन हो जाए। ठीक है, तो अब क्या करो, यहाँ पर 2 से भाग दिए 30 का, तो 2 से जब भाग देते तो ऊपर वाली संख्या आधी हो जाती है, आधा, ये याद रखना चेक करने के लिए। लेकिन भाग दिए तो 2 एकम 2, अब यहाँ 3 में 2 घटाए तो कितना बचा, 1, ये 1 यहाँ छोटा सा यहाँ 10 ले लिए, और ये 0 उधार है तो कितना हो गया 10, अब 2 पंचे 10, ये हो गया। अब फिर से देखना है वही चीज, तो इकाई का अंक क्या आ गया 5। अब ये 2 से भाग तो नहीं जाएगा, विषम संख्या हो गई, तो इकाई के अंक में अगर 0 और 5 है तो किससे भाग देना है 5 से, तो इसको 5 से भाग दीजिए, तो 5 दिया 15। अब फिर देखिए इकाई के अंक में क्या आ गया विषम संख्या है, तो 3 का भाग किससे जाएगा 3 से, ये 3 से भाग दिए तो 3 एकम 3, अब पीछे में 1 आ गया, और यहाँ क्या बोला है आगे भी यही कार्य जारी रहेगा जब तक आने वाला भागफल 1 ना हो जाए। तो आने वाला भागफल 1 हो गया तो मतलब हमारा गुणनखंड निकल गया। अब यानी गुणनखंड किसका निकाले 30, और किन में निकला है इन में निकला है, तो 30 बराबर लिख दीजिए, 30 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 3, वापस गुणा करोगे तो 30 आएगा। लेकिन 30 को जो फैक्टर में बांटे हमने कौन कौन से 2 5 और 3, समझ में आया। ये नियम याद रखना, अगर ये नियम अभाज्य गुणनखंड निकालने के फैक्टर्स निकालने के आपको याद है कि सबसे पहले क्या देखना है इकाई का अंक देखना है, फिर क्या देखना है यदि सम है कि विषम है। अगर सम है और इकाई में 2 4 6 8 और 0 है तो किससे भाग देना है 2 से भाग दे करके नीचे में भागफल लिखते जाना है। अगर वो विषम संख्या है तो विषम संख्या में देखना है, अगर 0 और 5 है तो किससे भाग चला जाएगा 5। अगर 0 और 5 के अलावा कोई विषम संख्या है तो क्या देखना है क्या वो अभाज्य संख्या है कि विषम संख्या है। अगर अभाज्य संख्या है तो वो और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, स्वयं से जाएगा। और अगर विषम संख्या है तो किससे भाग जाएगा, या तो 3 से जाएगा या तो इन जो नंबर दिए हुए इनमें से किसी से भी भाग जाएगा, लेकिन प्रायः 3 सबसे छोटी विषम संख्या है उससे भाग जाएगा। ठीक है, अब ये चीज अगर आपको याद है तो ये अभाज्य गुणनखंड आप चाहे कितना भी बड़ा संख्या दे दे आपको आसानी से निकाल सकते हो। अब आगे बढ़ो, आगे देखिए, अब ये दिया हुआ है जैसे, अब ये जैसे 400 का निकालने के लिए बोला है, 400 के लिए मैंने इकाई में देखा, सबसे पहला नियम क्या है इकाई का अंक देखना है। इकाई का हमने देखा, इकाई में क्या है एक मिनट फिर से करें और थोड़ा बड़ा कर दें। अब देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है 0, तो इकाई का अंक सबसे पहले देखना है, और मैंने बताया था कि इकाई का अंक 0 है, तो इकाई का अंक सम है कि विषम है सम, क्योंकि 0 2 4 6 8 अगर इकाई के अंक में है तो उसको हम सम संख्या मानते हैं। तो अगर इकाई तो 0 से 0 है मतलब उसको अपन किससे भाग दे सकते हैं 2 से, तो 2 से भाग देते जाइए, तो 2 से भाग देंगे, यहाँ पे ऐसा लाइन रहेगा, तो 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी तो 2 दूनी और 2 शून्यम 2 शून्यम मतलब काटते हैं, भागफल लिखना है नीचे। फिर इकाई का अंक क्या है 0, तो जब तक 0 आ रहा है 2 से भाग, फिर 2 से दिए 200 का आधा कितना होगा 2 एकम 2 2 शून्यम 2 शून्यम। फिर इकाई का अंक क्या है तो फिर 2 से भाग दो, तो 2 पंचे 10, क्योंकि 1 में तो 2 का भाग नहीं जाएगा, तो फिर ये 2 अंक लेंगे तो 2 पंचे 10 और ये 0, और 2 से जब भी भाग देते हैं ऊपर वाले का आधा हो जाता है, 100 का आधा कितना हो गया 50। चेक भी करना है कि कई बार हम भाग देते समय जल्दबाजी में गलती भी कर देते हैं ना, तो चेक कैसे होगा, क्योंकि हमको पता है कि किसी संख्या को जब 2 से भाग देते हैं मतलब आधा करते हैं, तो 100 को 2 से भाग दे रहे हैं मतलब 50, और 50 को 2 से भाग दे रहे हैं मतलब 25। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए इकाई का क्या है 0 है, तो 0 को हम क्या कर सकते हैं फिर 2 से भाग दें, ये 25 हो गया। अब इकाई का क्या है 5, तो इसको किससे भाग देंगे 5 से देंगे, ये दिए तो 5। फिर इकाई का क्या है 5, तो फिर किससे देंगे 5 से, ये नीचे में 1 आ गया। तो मैंने क्या बोला जब तक भागफल में अंत में 1 ना आ जाए तब तक भाग देते रहे, आ गया। अब ये जितना आपका है ये गुणनखंड है किसका 400 बराबर ये पूरे को गुणा करके लिखोगे किसके बराबर हो जाएगा 400,
ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गए किस संख्या के, 4 संख्या। आया समझ में। वैसे ही देखो 216 का, 216 में सबसे पहले इकाई क्रम देखे 6 है तो 2 से भाग देंगे, फिर 216 का आधा 108 भाग देंगे तो 2 एकम, अब ये एक में तो जाएगा नहीं तो 2 शून्यम, ये 16, 2 अट्ठे 16। अब कई बार आप लोग गलती करके लिख दोगे, कई लोग 2 एकम और 2 अट्ठे 18 लिख दोगे, तो ऐसा नहीं करना, तो चेक करना है, क्योंकि 2 से जब भाग देते हैं तो उसका आधा हो जाता है, तो 216 का आधा कितना होता है, 108 होता है। तो कई बार जल्दबाजी में 18 कर लिख दो तो चेक करोगे तो समझ में आ जाएगा कि नहीं यार गलती हो गई, ठीक है। तो ऐसा करके आपको गुणनखंड निकालना है, निकाल लोगे, यस सर, बन जाएगा, यस सर। आगे देखो, ये मैंने दिया है, मैं पीपीटी में भेज दूंगा। अब जैसे मैंने बोला था कई बार क्या होगा, जैसे ये 729 के, ये 729 का निकाले तो क्या ये है, फिर ये 625 का निकाले तो इकाई क्रम 5 है, 5 से भाग देते रहे। कई बार जैसे ये संख्या, अब मैंने बोला इकाई क्रम लिखना है तो 1 देखिए, लिखा 1, अब 1 तो देख ली, अब वो सम तो है नहीं तो 2 से तो भाग जाएगा नहीं। इकाई का अंक अगर विषम संख्या है तो फिर क्या देखना है, अभाज्य है कि विषम है। तो 191 जो होता है वो अभाज्य संख्या होता है, तो अभाज्य संख्या है तो बाकी किसी विषम संख्या से भाग नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा वो, स्वयं से। तो 191 का 191 से भाग जाएंगे तो एक बार इसका गुणनखंड कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और इसी में सबसे ज्यादा गलती होती क्योंकि हम लोग अभाज्य संख्या पहचान नहीं पाते, ठीक है। तो ये हुआ, फिर आगे देखो, ये आपके प्रैक्टिस के लिए आपकी बुक में भी दिया हुआ है, नीचे दी गई सारणी में संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड याद कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब 36 दिया, आप कॉपी में 36 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे लिखिए, ठीक है। फिर और क्या देखना है, अब जैसे यहाँ पे बोल रहा है इस प्रश्न के अनुसार 36 का निकालिए, 164 का निकालिए, इन सब का निकालना है और यहाँ क्या करना है, लिखना है। और क्या बोला है, क्या सभी समान गुणनखंडों के जोड़े बन रहे हैं, तो जोड़े बन रहे हैं मतलब जो अब अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो 2 2 का जोड़ा बनना चाहिए, बना, ये बना, बना, यहाँ पे क्या लिखे, हाँ। तो अगर जोड़े बन रहे हैं तो वो संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग होती है। अब अगर संख्या जैसे यहाँ पे क्या जोड़े बन रहे हैं, क्या 2 का बन रहा है, 1 का नहीं बन नहीं बन रहा है ना, तो ये क्या सभी समान गुणनखंडों के जोड़े बन रहे हैं, यहाँ लिखा है नहीं। और अगर जोड़े नहीं बन रहे हैं तो क्या आएगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, यानी वही संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी जिसमें जितने भी अभाज्य गुणनखंड होंगे उनके अंकों के जोड़े बनेंगे, ठीक है। ये आपको प्रश्न है, दी गई मतलब कोई संख्या दे देंगे अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं, तो पता कैसे करोगे, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, निकालने के बाद ऐसे जोड़े बना के देखोगे, अगर पूरा पूरा जोड़ा बन रहा है तो अभाज्य गुणनखंड है, और अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तो अभाज्य गुणनखंड नहीं। अब आपसे पूछे किस संख्या का अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए किस अंक का गुणा करें, तो देखो यहाँ पे इसका जोड़ा बना, इसका बना, इसका भी बना, ये एक एक तो इसका भी जोड़ा बनाने के लिए किसका गुणा करें, 2 का, तो 2 का। तो अगर आपसे पूछा है कि 32 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या का गुणा किया जाए, तो किसका गुणा करेंगे, 2। तो लिखेंगे चूंकि 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 2 का जोड़ा बनाने के लिए 2 का गुणा किया जाएगा, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब जैसे संख्या गुणा करोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 तो होता है पूर्ण वर्ग, कौन सी संख्या का, 8 का, बन गई। तो ये चीज आपको प्रश्नों में, तो ये जाएगा जब पीडीएफ तो इसको आप घर में हल करोगे, ये वाला चीज, ठीक है। फिर आगे देखिए, पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुण, अब जैसे क्या बोल रहे हैं, सम संख्याओं के वर्ग सम संख्याएं होती। अब देखो सम संख्याओं का 2 का वर्ग कितना होता है, 4 सम संख्या है, और 2 भी सम संख्या है। 4 का कितना होता है, 16, तो 16 भी सम संख्या है क्योंकि इकाई का अंक 6, और 6 का 36 वो भी सम संख्या, और 8 का 64 वो भी सम संख्या, और 10 का 100 वो भी सम संख्या, 12 का 144 वो भी सम संख्या। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो सम संख्याएं होती हैं उनका पूर्ण वर्ग भी क्या होता है, सम संख्या होता है, आ रहा समझ में। और जो विषम संख्याएं होती हैं उनका पूर्ण वर्ग विषम संख्याएं होती है। देखो 3 का वर्ग 9 विषम है, 5 का 25 विषम है, 7 का 49
विषम है। 9 का 81, 11 का विषम, यानी सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या और विषम संख्याओं का वर्ग, समझ में आ रहा है? आगे, एक पूर्ण वर्ग एक के अतिरिक्त को सदैव समान अभाज्य गुणनखंडों युग्मों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 100, तो समान क्या बोल रहा है, एक पूर्ण वर्ग एक के अलावा छोड़ के ना, सदैव समान अभाज्य गुणनखंडों के युग्मों, युग्मों मतलब जोड़े के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे यहाँ देखो, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, ठीक है, यहाँ 144 में एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, मतलब जोड़ा बनेगा उस संख्या का समान, तभी वो क्या है, पूर्ण वर्ग। तो वही नियम में बोला है। आगे क्या बोल रहा है, एक पूर्ण वर्ग की इकाई का अंक केवल, मतलब इकाई का अंक केवल क्या होगा, वर्ग संख्या में या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9। क्या नहीं होगा, तो 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा और 8 नहीं होगा, मतलब 7, 8 और 2, 3, ये किसी भी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी उसके इकाई का अंक नहीं है। समझ गए? पहचानने के लिए याद रहेगा। आगे आगे देखिए क्या बोल रहा है, संख्या n और n+1 के वर्गों के बीच 2n प्राकृतिक संख्याएं हो। ये क्या बोलना चाह रहा है, तो मान लो कोई भी संख्या n है, n मतलब 3 है कोई संख्या, तो n+1 क्या हो जाएगी, 3 धने 4 हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है कि वर्गों के बीच प्राकृतिक संख्याएं कितनी है, तो n का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2n। अब 3 मतलब यहाँ n हमने कितना माना है, 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ पे 3 का वर्ग बोल रहा है। और यहाँ पे देखो n+1 का स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर मतलब n मतलब 3 और 1 4, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर मतलब कितना होगा, 16 होगा। तो क्या हो रहा है कि संख्या n और n+1 के वर्गों के बीच 2n प्राकृतिक संख्या है। 2n मतलब उसका दुगना। तो देखो जैसे यहाँ पे 3, ये कितना है 9 और ये कितना है 16, तो यहाँ 9 के बाद कौन सी संख्या है, 10, ये दिख रहा है यहाँ 10, ये 9 इसका वर्ग हुआ और 16 ये हुआ, तो इसके बीच में 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितनी संख्याएं हैं, 6। तो क्या बोल रहा है, n और n+1 के वर्गों के बीच 2n प्राकृतिक संख्या है। तो 2n मतलब जिस संख्या को बोल रहा है उसकी दुगनी प्राकृतिक संख्या उन दोनों के बीच में। मान लो n बराबर कितना है, 5, तो n+1 कितना हो जाएगा, 6, 5 में एक जोड़ देंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, तो दोनों के बीच में कितनी संख्या है उनकी, 10। 5 n था, n का दुगना। समझ में आ रहा है, कैसा निकाल के देख सकते हैं। वह संख्या जिसके अंत में 0 की संख्या विषम एक पूर्ण वर्ग नहीं होती है। देखो जैसे 10, 0 की संख्या एक विषम, ठीक है, 100, 1000 तो पूर्ण वर्ग नहीं, ठीक है। जैसे 10 पूर्ण वर्ग है, एक की संख्या है ना 0। अब 100 में देखो, इसमें 2, तो 2 क्या है, सम, 2 0 है ना, सम, ये क्या होगा, इसका वर्ग होगा, इसका 10 का, यहाँ 3 विषम, तो क्या 1000 किसी संख्या का वर्ग होता है क्या, नहीं होता। लेकिन यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4, 0 की संख्या 4, सम, तो ये पूर्ण वर्ग। क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में है? अगर किसी संख्या में केवल एक 0 यानी विषम 0 तो पूर्ण वर्ग नहीं बने। लेकिन अगर 0 की संख्या सम में है, जैसे इसमें एक ही 0 था, एक विषम, यहाँ पे 2 0 है तो 2 सम, यहाँ पे 3 0 तो विषम है, वहां पे 4 0 तो सम है। तो 0 की संख्या अगर सम और विषम में, तो अगर विषम में है तो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा और सम में है तो पूर्ण वर्ग बनेगा। समझ में है? आगे, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n स्क्वायर से प्राप्त होता है। क्या बोल रहे, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n स्क्वायर से प्राप्त होता है। 1 से 30 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए अगर होता है। तो आपको पता है 1 से 30 तक में विषम संख्या कितनी होती है, आधी।
15 विषम संख्याएं होंगी और 15 सम संख्याएं, टोटल 30 संख्याएं। तब 1 से 30 तक बोला है, 15 है विषम संख्याएं, तो क्या बोल रहा है वो कि 1 से 30 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 1 से 30 तक की संख्याओं में विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? बराबर 15। तो अथवा 15 विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर, तो 15 के स्क्वायर यानी 225। अब देख लो लिख के, एक विषम संख्या है, एक का स्क्वायर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, जोड़ने कितना है? 225। लेकिन इतना जोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर बोले आपको 1 से 40 तक की संख्याओं, 1 से 40 तक की संख्याओं में विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 400। क्या किए? 40 का आधा 20, n बराबर कितना हो गया? 20। और उसका योग ज्ञात करने के लिए क्या करना है? n की घात 2। तो 20 की घात 2 की है तो कितना हो गया? कठिन था। 1 से 100 तक की संख्या विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 50 की घात 2। जितनी संख्याएं बोलेगा उसकी आधी विषम संख्या है, और विषम संख्याओं का योग बोलेगा तो जितनी संख्याएं होंगी उसका घात 2 कर देंगे। समझ में आया? इधर नीलम 1 से 10 तक में विषम संख्याओं का योग कितना होगा? पहले बताओ विषम संख्याएं कितनी होंगी उसमें 1 से 10 तक? 1। संख्याओं की संख्या बताओ, तुम बताओ। 5। और योग कितना होगा? 25। जितनी भी संख्या 1 से 10 तक बोला, 1 से 10 तक में संख्याएं विषम संख्या कितनी होंगी? आधी। तो 1 से 10 का आधा कितना होता है? 5। और फिर बोला कि उसका योग कितना होगा? तो जो रहता है 5 की घात 2। समझ में आया? आगे 3 प्राकृत संख्याओं ए बी सी संख्याओं में यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो कहा जाता है कि उनके बीच में एक पाइथागोरियन ट्रिक बनती। 3 संख्याएं देगा, 3 संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या आपको दिखेगी, तो उस बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दोनों बची हुई छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर है। आपको एक प्रश्न आता है निम्नलिखित में से पाइथागोरियन ट्रिक कौन सी है, तो आपको नियम पता होना चाहिए। क्यों? 3 संख्याएं दिया रहे, देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी, उसका वर्ग कर देना है बराबर बाकी जो बची हुई जो संख्या है उनका वर्ग करके जोड़ देना। अगर उन दोनों संख्याओं को वर्ग करके जोड़ने पर बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर आता है तो पाइथागोरियन ट्रिक है, और बराबर नहीं आता तो पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है। ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये तो फार्मूला हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये तो मैंने बता दिया। अब अगर बोलता है कि 1 से लेके 10 तक संख्याओं में सम संख्याओं का वर्ग कितना, योग कितना हो, उसका भी आधा करना है। सम संख्याएं 1 से 10 तक में सम संख्याएं कितनी होती? 5 आधी होती है, और ये 5 है, इसमें 1 प्लस करके 5 में 1 जोड़े तो 6 गुणा कर देंगे, तो इसका योग कितना हो जाएगा? 30। कैसे? देखो 2, 4, 6, 8 और 10, पूरे को जोड़ो, 10, 8, 18, 18, 6, 24, 4, 28, 2, 20, 30। वैसे अगर बोलता है 1 से 20 तक संख्याओं में सम संख्याओं का योग कितना हो, तो सम संख्याएं कितनी होंगी? आधी। 1 से 20 तक बोला हूं तो आधी मतलब 10, और योग निकालने के लिए क्या करना है? 10 गुणित 1 प्लस करके 11, तो 10 गुणित 11 कर दो तो 110 निकल जाएगा। ऐसा करना है। अगर विषम संख्याएं हैं तो जितनी विषम संख्याएं होती है उसका वर्ग करते हैं, अगर सम संख्याएं हैं तो जितनी सम संख्याएं आई हैं उसमें 1 प्लस करके गुणा करते हैं, बन जाएगा। मैं आगे टेस्ट लूंगा, याद रखना। अब ये बोल रहा है, ये तो हो गया पाइथागोरियन ट्रिक में। देखिए ये क्या होती है पाइथागोरियन ट्रिक। पाइथागोरियन ट्रिक 3 संख्याओं के समूह में, 3 संख्याएं रहेंगी हमेशा इसमें, 3 संख्याओं के समूह में
बड़ी संख्या, एक बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो इन संख्याओं को क्या कहते हैं? पाइथागोरस कहते हैं। अब ये तीन संख्याएं दी हैं, पहले देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5। तो उसके अनुसार क्या बोल रहे हैं कि बड़ी संख्या का वर्ग, तो बड़ी संख्या का वर्ग 5 का वर्ग कितना होता है? 25 बराबर बोला है बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसको बराबर कर दो। अब 25 संख्याएं कौन कौन सी बची? 3 और 4। तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9 और 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो 16 और 9 को जोड़ो कितना है? 25। तो 25 बराबर 25 हो गया। तो अगर दोनों तरफ बराबर हो रहा है मतलब ये पाइथागोरस है। और अगर बराबर नहीं हो रहा है तो ऐसे निशान लगा देते हैं, बराबर नहीं है। और ये पाइथागोरस नहीं है। बराबर होगी तभी पाइथागोरस है, और बराबर नहीं होगी तो पाइथागोरस नहीं है। अब जैसे ये है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 13। तो 13 का वर्ग कितना होता है? 69 बराबर बची हुई संख्याओं का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144। तो दोनों को जोड़े कितना आ रहा है? 170। मतलब ये भी पाइथागोरस समझ में आया? पाइथागोरस क्या होता है? तीन संख्याएं देगा आपको, तीन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करना है, बराबर का निशान लगाना है, और जो दो बची हुई संख्याएं उनका वर्ग निकाल के जोड़ देना। और जोड़ने के बाद अगर वो बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर आ रहा है तो पाइथागोरस है, और बराबर नहीं आ रहा है तो पाइथागोरस नहीं है। बन जाएगा? आगे अब देखो ये क्वेश्चन आपको दिया है। अब जैसे ये इनकी आप प्रैक्टिस करो, कर लोगे? अब संख्याओं से पूर्ण वर्ग संख्या बनाना, कैसे बनाएंगे पूर्ण वर्ग? तो जो मैंने बताया था 720 है। अब 720 है तो 720 का पहले क्या निकालना है? सबसे पहले अभाज्य गुणन निकाले। अब अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिया तो हमको क्या मिला? तो जोड़ा बनाओ। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बता चुका हूं मैं, तो निकाल लोगे। अब यहाँ पे जोड़ा बनाओ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 का बन रहा है क्या? यानी इसको अगर मुझे वर्ग संख्या बनाना है तो किसका गुणा करना होगा? या तो मैं 5 का गुणा करूं और या तो मैं 5 का भाग करूंगा। अगर तो ऐसे करूंगा तो ऊपर ऊपर का भाग नीचे का भाग 5 से कट जाएगा, तो ये कट गया तो ये बाकी बन जाएगी संख्या पूर्ण वर्ग। और या तो गुणा करूं 5 गुणा करूंगा 5 का तब ये बन जाएगा जोड़ा। या तो जोड़े संख्या को हटा दो या तो एक और संख्या का गुणा कर दो। तो हटाने के लिए क्या करते हैं? उसी संख्या का भाग देते हैं, और गुणा बनाने के लिए क्या करते हैं? उसी संख्या का गुणा। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। वही बोला है संख्याओं से पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो क्या करेंगे? पहला काम है अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फिर उसके बाद जोड़ा चेक करना। जैसे ये है, यहाँ पे चेक करो तो ये बना। अब यहाँ पे हमको बनाना है कि हमको एक तो 5 चाहिए और एक को 7 चाहिए ना। एक बार 5 का गुणा करना होगा, एक बार 7 का गुणा करना होगा, तो टोटल 7 पंचे 35। यानी संख्या को अगर हमको पूर्ण वर्ग बनाना है तो किसका गुणा करना होगा? 35। और या तो पूर्ण वर्ग बनाना है तो 35 का भाग देना, तो भाग देंगे तो 5 और 7 हट जाएगा। समझ में आ रहा है जो बताना चाह रहा हूँ? यही पूरा तुम्हारा चैप्टर है। आगे देखो, अब ये है वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 एवं 8 से पूर्णतः विभाजित। मतलब वह पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो 6 से भी भाग चला जाए पूरा पूरा और 8 से भी चला जाए। तो कैसे करें? तो इसके लिए 6 और 8 का लघुत्तम निकाल आता है निकालना। फिर 24 का भाज्य गुणनखंड क्या है? 2 2 2 गुणित 3। अब हम देखते हैं कि 24 के गुणनखंडों में 2 एवं 3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं। अतः यदि 24 को 2 गुणित 3 बराबर 6 से गुणा कर दें तब वह ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी जो 6 एवं 8 दोनों से विभाजित होगी। तो यहाँ पर हमारा देखिए इन लोगों का जोड़ा हमको बनाने के लिए चाहिए। इसका तो बन रहा है, जब गुणनखंड निकालिए इसका बन रहा है। एक 2 का गुणा करना पड़ेगा, एक 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 और 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो दोनों की बात करें कितना गुणा करना पड़ेगा? 6 करना पड़ेगा ना 24 में। 24 में
6 से गुणा कर दे तो ऐसी पूर्ण संख्या बन जाएगी जो 6 8 दोनों से भाज्य होगी। तो 24 गुणित 6 करो तो कितना हो गया 144। अब इसको 6 से भाग दो, 6 दूनी 2 बच्चा 6 दूनी 22 बार कर जा रहा है, चला जा रहा है भाग। उसके 144 को 8 से भी देंगे, देखो तो 8 से भी दे दो, 8 एकम कितना बच्चा 6 और 8 8 64, इसका भी पूरा पूरा भाग चलेगा, चला जा रहा है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न देगा वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो जिस संख्या से पूर्णतः विभाजित बोलेगा और न्यूनतम संख्या बोला है ना, न्यूनतम पूर्ण वर्ग सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो उन दोनों संख्याओं को क्या निकालना है एलसीएम, और एलसीएम में देखना है कि किसका किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उससे पूरा कर देना है, तो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रश्न है, ये आप देख लेंगे। और ये हमारा पार्ट 1 जो वर्ग संख्या था वो हमने इसको खत्म किया। इसी में वर्गमूल निकालने का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, तो इसी टॉपिक का है, और घन और घनमूल में बाद में आपको बताऊंगा। वर्गमूल ये देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो जो वर्गमूल ज्ञात करते हैं उसको ज्ञात करने के लिए क्या करना है, संख्या x का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग x स्क्वायर होता है, और संख्या x के धनात्मक वर्गमूल को x से विभाजित किया जाता है। इस संख्या कितनी है 5, वर्ग संख्या क्या हो जाएगी 5 का स्क्वायर 25, घनमूल तो यहाँ पे 25 और ये ऐसा करके ये, और 25 का घनमूल कितना होगा 5, ठीक है। तो ये अब इसको निकालते कैसे, तो निकालने का देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट इस पे बात करूँ, 1296 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए सबसे पहले। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड निकालो, निकाले अभाज्य गुणनखंड हर जगह आपको निकालने के बाद क्या करना है, ऐसा संख्या 1296 और अभाज्य गुणनखंड जोड़ा देखना है, पूरे जोड़े बन रहे हर एक जोड़े से ये वाला निशान यहाँ वर्गमूल का ऐसा लगाना है, हर एक जोड़े से ये ऐसे लिख दिए, और हर एक जोड़े से वर्गमूल हट जाएगा, लेकिन वर्गमूल से एक अंक लेंगे। तो इस जोड़े से एक अंक लिए 2, इस जोड़े से एक अंक लिए 2, इस जोड़े से एक अंक लिए 3, और इस जोड़े से एक अंक लिए, ठीक है, और उसके वर्गमूल हट जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 के 36, यानी ये जो संख्या है 1296 इसका वर्गमूल क्या है, वर्गमूल संख्या 36 बन जाएगा। तो इस तरह से ये वर्गमूल और मैंने आपको समझाने का एक प्रयास किया। आप लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे, इसकी पीपीटी में सेंड करूंगा, अगर आपको डाउट होगा तो आप लोग बताएंगे, ठीक है। और घनमूल की नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे, ठीक। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।